जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि बॉयज़ लॉकर रूम ने कुछ गलत नहीं किया। मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप बाय स्टेप और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये चीज़ बताऊंगा। और ये जवाब थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ पूरा सुनना, कुछ भी स्किप मत करना। तो डायरेक्टली आंसर पे आते, सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है इस दुनिया में, बेसिक साइंस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म हो, चाहे इंसान हो या चाहे जानवर हो, हर किसी का लाइफ में बेसिक तीन ही एजेंडा होता है। अगर मैं एकदम बेस की बात करूँ तो फर्स्ट एजेंडा होता है लाइफ को सस्टेन करना, यानी कि ज़िंदगी को बचाए रखना, ज़िंदा रहना। सेकंड एजेंडा होता है खाना खाना, जो कि सस्टेन करना होता है लाइफ को, और रिप्रोड्यूस करना। और थर्ड एजेंडा होता है कि खुद को और अपने रिप्रोड्यूस किए हुए बच्चे को ज़िंदा रखना, जब तक कि वो ऑफस्प्रिंग जो है हमारा, वो रिप्रोड्यूस करने के लायक नहीं हो जाता। तो ये बेसिक एकदम साइंटिफिक तीन एजेंडा होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो एक सिंगल सेल क्यों ना हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल क्यों ना हो। और उसी लिए हमने सिविलाइजेशंस बनाई हैं। जिस सिविलाइजेशंस की ये बात करते हैं कि हम सिविल लोग हैं एंड ऑल, सिविलाइजेशन ये होता है कि एक सिस्टमैटिक सोसाइटी। तो सिविलाइजेशन हमने ये इसीलिए बनाई है क्योंकि सबसे पहले तो नेचर में अगर देखा जाए, जंगल रूल में, तो हर एनिमल लाइफ सस्टेन नहीं कर पाता है, हर एनिमल फूड नहीं ले पाता है, हर एनिमल को ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, मेटिंग करने के लिए पार्टनर नहीं मिलता है, क्योंकि ये सब सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो नेचर में पावरफुल होते हैं। जो मेल्स लड़ते हैं उन्हीं को मेटिंग के लिए मिलती है फीमेल, जो पावरफुल होते हैं उन्हीं को खाना मिलता है और वही ज़िंदा रहते हैं। तो ये सब चीज़ पावर के बेसिस पे ना हो के इक्वालिटी के बेसिस पे हो, इसीलिए सिविलाइजेशन बनाया, ताकि हम लोग सस्टेन कर पाए अपनी लाइफ को, कोई पावरफुल इंसान हमको मार ना दे, ताकि हम लोग खाना खा पाए, ताकि कोई पावरफुल हम इंसान हमारा खाना ना छीन पाए। इसीलिए हमने लॉज बनाया। उसके बाद में मैरिज लॉज बनाया कि एक इंसान एक ही से शादी कर सकता है एंड ऑल, ताकि हर मेल और हर फीमेल, चाहे वो स्ट्रांग हो या वीक हो, उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए पार्टनर्स मिले। और इसका अल्टीमेट मोटिव यही है कि हम लोग रिप्रोड्यूस कर पाए और अपने डीएनए को वर्ल्ड में फैला पाए और सस्टेन कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 2 है, इसको भी ध्यान में रखना। थर्ड हमारा जो मेजर पॉइंट आता है कि इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट्स मतलब कि जो हमारे डीएनए में जानकारी होती है, जो कि हमको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो हमारे अंदर नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि बचपन से होते हैं। वो ना कि बनाए जा सकते, ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते, और वो सिर्फ डेवलप होते हैं, वो भी सालों के, मिलियंस ऑफ ईयर्स के एवोल्यूशन के बाद। तो हम लोग अपने डीएनए और अपने इंस्टिंक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो। तो ये तीन लाइफ प्रोसेसेस जो है, ज़िंदा रहना, खा के पी के ज़िंदा रहना, और रिप्रोड्यूस करना, और अपने ऑफस्प्रिंग्स को, मतलब कि अपने बच्चों को सस्टेन करना, ये इंस्टिंक्ट तो हर किसी के अंदर रहेगा ही। और अगर ये नहीं रहा तो जनरल सी बात है कि सारे लिविंग बींग्स ख़त्म हो जाएंगे कुछ वक्त में। तो हमने सोसाइटी में जो प्रोसेसेस सेट भी किए, जिसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, जिसको सोसाइटी बोलते हैं, कि एजुकेशन, उसके बाद काम करना, इन सब का बेसिक रीज़न होता है कि हम लोग अपना जो लाइफ प्रोसेस है खुद को सस्टेन कर पाए, खाना कमा के, मतलब पैसे कमाते हैं उसको हम खाने में कन्वर्ट कर दे। और जो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, जो सपोर्ट सिस्टम्स होती है, फैमिली होती है, वो हम हमें सपोर्ट करने के लिए, लाइफ में एंटरटेन करने के लिए और लाइफ को जीने के लिए हेल्प करती है। तो ये सारे चीज़ें लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ये सब सिर्फ हमने इसीलिए डेवलप किया है ताकि हम लोग एक लाइफ कैरी आउट कर पाए, जिसमें हमारा मेन मोटिव जो रहता है ब्रेन में, डीएनए में,
रिप्रोड्यूस करके उनको ज़िंदा रखना अपने ऑफस्प्रिंग्स को, वो कर पाए हम, इसीलिए हमने ये प्रोसेसेस सोसाइटी में सेट किए। तो अल्टीमेट गोल तो रिप्रोडक्शन ही है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद में बात करते हैं अट्रैक्शन की। नेचुरली मेल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बिग ब्रेस्ट्स, बिग एस इन प्रपोर्शन टू थिन वेस्ट के, और राउंड फेस, लॉन्ग हेयर, क्लीन एंड टाइडी औरतें जिनकी आवाज़ पतली होती है। और ऐसी औरतों के तरफ मेल्स इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये सारे डायरेक्टली रिलेटेड है एस्ट्रोजन के। जितना ज़्यादा अच्छा एस्ट्रोजन होगा एक फ़ीमेल के अंदर, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ उतनी ज़्यादा होगी। सिमिलरली जो फीमेल्स होती है वो उन मेल्स के तरफ अट्रैक्ट होती है जो लंबे होते हैं, मस्कुलर होते हैं, जिनके ब्रॉड शोल्डर्स एंड चेस्ट होते हैं, डीप वॉइस होती है, बियर्ड होती है, जो फाइनेंशियली, पॉलिटिकली और सोशली स्टेबल एंड पावरफुल होते हैं। क्योंकि वो फीमेल्स ये देखती है कि ये आदमी रिप्रोडक्शन के बाद मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझको ठीक रख पाएगा क्या, मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा क्या। तो हम नेचुरली इन्हीं चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जो मेल्स के मैंने क्वालिटीज़ बताई ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट है टेस्टोस्टेरोन का। अब ये जेनेटिक लाइक ये जो लैब टेस्टिंग से ये तो अभी अभी आई है। इसके पहले एनिमल्स अभी भी कैसे अपने मेट्स को चूज़ करते, इन्हीं क्वालिटीज़ के बेसिस पे। क्योंकि लैब टेस्टिंग के बाद कोई ये नहीं देखता कि इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन है या नहीं, अगर रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं इसके साथ में रिप्रोड्यूस करूँ। नहीं, ये सारे फैक्टर्स हमारे दिमाग में सेट है कि हमको पता होता है कि ये सारी चीज़ें है, मतलब कि वो फिट है रिप्रोडक्शन के लिए, तो हम उसी मेट को चूज़ करते हैं। तो सीधी बात यह है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाई एस्ट्रोजन वाली और हाई टेस्टोस्टेरोन वाले फीमेल, आई मीन हाई एस्ट्रोजन वाली फीमेल्स और हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मेल्स सुपीरियर होते हैं। तो हम जनरली उन्हीं को चूज़ करते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है। स्टिल हम जो ह्यूमंस हैं वो लोग, हम लोग सोसाइटी के प्रेशर में आके इन नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को काफ़ी हद तक सप्रेस कर देते, एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ कंट्रोल कर लेते। लेकिन जो एडोलेसेंट्स होते हैं, जैसे कि 14-15 साल के बच्चे होते हैं जो, वो लोग की एज इतनी नहीं होती, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती और उनमें फ्रेश ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन आया होता है, उनमें फ्रेश हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग इन चीज़ों को इतना कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद में हम देखें कि मेल्स जो होते हैं नेचर में, किसी भी स्पीशीज़ में आप लोग देख लो, वो हमेशा सेक्स के लिए कन्विंस करते हैं फीमेल को, और फीमेल सेक्स को रेजिस्ट करती है। इसका रीज़न ये है कि मेल्स को सिर्फ रिप्रोड्यूस करना होता है और मूव ऑन करना होता है नेक्स्ट फीमेल के पास। क्योंकि मेल्स के डीएनए में ये होता है कि अपना डीएनए को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाओ, इसीलिए मेल्स को इन्फिनिट फर्टिलिटी मिली होती है, वो लोग ज़िंदगी भर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फीमेल्स सेक्स इसीलिए रेजिस्ट करती है किसी भी स्पीशीज़ में, क्योंकि उनका डीएनए उनको, उनके इंस्टिंक्ट्स उनको यही बता रहे होते कि अगर तुमने सेक्स किया तो तुमको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके लिए तुम प्रेगनेंसी झेलना पड़ेगा तुमको काफ़ी वक्त, और उसके बाद में तुमको बच्चे को भी पालना पड़ेगा। तो ये बेसिक एक फॉर्मूला है कि क्यों मेल्स सेक्स के पीछे होते हैं और फीमेल्स सेक्स से दूर भागती है, बट अल्टीमेटली सबको वही चाहिए होता है। तो अब इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिए, और इसके बाद में मैं आपको अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि बॉयज़ लॉकर रूम के लड़कों ने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि उन्होंने एकदम नेचुरल चीज़ की है, जो कि है आइडेंटिफाइंग अ हेल्दी पार्टनर फॉर हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स। उन्होंने उन लड़कियों को चूज़ किया जिनके अंदर उनको हाई एस्ट्रोजन के साइंस दिखे, जो कि कैसे दिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो उनके दिमाग ने उनको वो बताया कि दिस इज़ द हेल्दीएस्ट पार्टनर विथ whom यू कैन रिप्रोड्यूस एंड हैव
हेल्दी बेबीज़, इसीलिए उनके दिमाग में उस लड़की के लिए थॉट्स आए। और ये कोई बहुत न्यू या यूनिक या अननेचुरल थिंग नहीं है, ये ज़माने से चलते आ रहा है और अंत तक यही चलेगा कि इंसान हो या जानवर, इसी बेसिस पे मेट्स को सिलेक्ट करेंगे और इसी बेसिस पे रिप्रोड्यूस करेंगे। और ज़िंदगी का एजेंडा यही तीन चीज़ें होंगी: सस्टेन करना लाइफ को, रिप्रोड्यूस करना और अपने रिप्रोड्यूस किए हुए ऑफस्प्रिंग्स को सस्टेन करना, जब तक कि वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर लेते। तो ये कोई नई या कोई अलग सी चीज़ नहीं आ गई है दुनिया में जिसको लोग इतना बवाल बना रहे। और उन्होंने अपने पर्सनल ग्रुप में बात की थी, अपने पर्सनल लेवल पे, जो कि ज़माने से, सालों से, लड़के हो या लड़कियां हो, अपने पर्सनल ग्रुप में लोग भले सामने सामने हो या अभी इंटरनेट के ज़माने में फ़ोन पे हो या चैट पे हो, लोग एक दूसरे से अपने मेट्स की बात करते ही है कि ये लड़की मुझे पसंद है या वो लड़का ऐसा है। लड़कियां भी लड़कों को ऑब्जेक्टिफाई ही करती है, लेकिन ये है कि लड़के बवाल नहीं करते। लड़कियां बोलती है, डायरेक्टली बोल देती है कि मेरे को लंबा चौड़ा लड़का चाहिए, मर्द चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। बट लड़के अगर कुछ भी ऐसा बोल दे तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है। वो अलग बात है कि सोसाइटी ने बना दिया है उसको वैसा। तो इन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे ग्रुप में बात की, उन्होंने कोई लड़की के फ़ोटो पे कमेंट्स नहीं किए, उन्होंने किसी लड़की के फ़ोटो को पोस्ट करके उस पर कोई कमेंट्स नहीं किए, ना ही उसको कहीं और फैलाया। उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे अपने ग्रुप में बात की, जो कि वहीं पे ख़त्म हो गई। तो इसमें कोई गलत चीज़ मेरे को नहीं नज़र आ रही कि पर्सनल लेवल पे आप लोग बात भी नहीं कर सकते क्या। और एक कमेंट को लेके, मतलब एक उस ग्रुप के मैसेज को लेके काफ़ी बवाल हो रहा है कि एक लड़के ने बोला गॉन फक हर अप नो कैप। इसका मतलब है कि मैं उसको, उसके साथ सेक्स करूँगा, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि उस लड़के के दिमाग ने उसको ये बोला कि ये लड़की हेल्दीएस्ट है, इसके साथ तुम रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो उसने वही बोला कि हाँ, ये मेरे को लग रही है, तो इसके साथ तो मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ। और लोग बोल रहे हैं कि इसमें इसने रेप थ्रेट दिया है या रेप करेगा बोला है। ऐसी कोई बात नहीं है, बकवास है, एकदम क्लियर बकवास है। इसमें कोई रेप थ्रेट या रेप जैसी बात नहीं है। उसने कहीं पे भी नहीं बोला कि वो फोर्स सेक्स करेगा या उसका रेप करेगा या उसके ऐसे कोई इंटेंशंस है। तो ये लोग इस बेसिक और नेचुरल चीज़ को लेके इतना बवाल बना रहे। अगर आपको मोस्ट लॉजिकल क्वेश्चंस पूछने ही है तो वो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि वो 14-15 ओल्ड लड़कियाँ जो थी जिनकी बात हो रही है, वो लड़कियों ने अपने न्यूड्स क्यों शेयर किए उन लड़कों के साथ, उनके साथ सेक्सटिंग क्यों किया? क्योंकि अल्टीमेट इंटेंशन यही था कि उनको सेक्स करना है। हो सकता है लड़की को आज नहीं करना हो, 2 साल बाद करना हो या 10 साल बाद करना हो, और हो सकता है लड़के को आज ही करना हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्टीमेट इंटेंशन चेंज हो जाता है। अल्टीमेट इंटेंशन इन चीज़ों का वही रहता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है कि अनुवा, जिसने कि ये सारा एक्सपोज किया लोगों को, उसने ये फैक्ट्स क्यों हाइड किए कि वो लड़के भी माइनर थे, 14-15 साल के ही थे, और सिर्फ यही फैक्ट्स क्यों हाईलाइट किए कि वो लड़कियां माइनर थी? जस्ट बिकॉज उस लड़की को ये करना था कि माइनर लड़कियां है बोल के केस को और सीवियर बनाना था, ताकि उन लड़कों पे बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाए। तो इधर पे क्लियरली हमको अनुवा के भी इंटेंशंस दिख रहे। और इट्स ऑब्वियस कि कोई भी आदमी अपने से 3-4 साल छोटी औरत से ही शादी करता है, उसी के साथ मेटिंग करता है, उसी के साथ रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि बाय नेचर वो एक हेल्दी मैच है। इसीलिए लड़कियों का मैरिज एज है 18 और लड़कों का है 21, जिस पे कि इक्वलिटी के नाम पे आप लोग कोई सवाल नहीं उठाते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, 14-15 साल के लड़के 10-12 साल की लड़की पे तो नज़र नहीं रखेंगे, लेकिन 13-14-15 साल की लड़की पे ही नज़र रखेंगे मैक्सिमम। क्योंकि अपने से बड़ी लड़की पे तो नज़र नहीं रखेंगे और इतनी छोटी लड़की पे भी नज़र नहीं रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, 14-15-16 के लड़के 14-15-16 की लड़कियों पे ही नज़र रखेंगे। और नज़र से मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, मतलब
उनके नज़र में वही उनके मेट्स होंगे, क्योंकि उनका ये इंटेंशन होगा कि उनको उनके साथ फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करना है। तो इसमें कोई माइनर को हरास करने वाली, एक्सप्लॉइट करने वाली कोई बात नहीं आ जाती है। और अगर कोर्ट इस चीज़ को बोलता भी है कि ये लोगों ने गलत किया या इसको क्रिमिनलाइज करता है कोर्ट, तो मेरा कोर्ट पे से भी विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि फिर तो हम सारे क्रिमिनल हो गए। हर इंसान, हर जानवर इन्हीं बेसिस पे लाइफ जीता है और इन्हीं बेसिस पे रिप्रोडक्शन के लिए मेट्स को चूज़ करता है। और जो लोग बॉयज़ लॉकर रूम पे या लड़कियों पे या किसी भी इंसान के सेक्सुअल बिहेवियर पे उंगली उठाते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपने लाइफ के मैरिज चॉइसेस या सेक्सुअल चॉइसेस इसी बेसिस पे किए, क्योंकि यही नेचुरल चॉइस का, यही नेचुरल सिलेक्शन का फंडा है। और यहाँ किसी ने गलत किया तो अनुवा ने किया, क्योंकि बाकी लड़कियों को या लड़कों को कोई इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं थी, उसे ही प्रॉब्लम हुई, तो उसने सबको डिफेम कर दिया। अगर उसको तकलीफ़ थी तो उसको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था, उसको जाके लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए थे, क्योंकि इंटरनेट पे पोस्ट कर देने से सिर्फ मामला बिगड़ता है। और जो लड़कों को आप लोग क्रिमिनल बोल रहे हो, गंदी गंदी बातें बोल रहे हो, उनको क्रिमिनल बोलने का ना आपको हक है, ना मुझे, ना पुलिस को। ये हक है तो सिर्फ कोर्ट के जज को है, और कार्रवाई चालू है। उन्होंने एलिजेडली वो बातें की है और लड़के एक्यूज्ड है। अपराधी में और आरोपी में फ़र्क होता है। जज बताता है कि वो आरोपी अपराधी है या नहीं। आरोपी में और अपराधी में फ़र्क सीखो। और आप लोग का काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है जजमेंट देना। इन्वेस्टिगेशन चालू है और इन्वेस्टिगेशन होगी। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं, हिपोक्रेसी का। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी भाव की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको मैं काफ़ी मानता हूँ। लेकिन उन्होंने जो वीडियो बनाया उनके लड़कों के ऊपर बॉयज़ लॉकर रूम के, वो काफ़ी गलत लगा मेरे को, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग दैट एनी ह्यूमन बीइंग डज। उन्होंने वही चीज़ की है। और हिंदुस्तानी भाव बोल रहे कि औरतों की इज्जत करो और आगे माँ बहन की गाली दे रहे, तो ये कैसी हिपोक्रेसी है, डबल बात है कि आप औरतों की इज्जत करने बोल रहे हो और उसी लाइन में गालियाँ दे रहे हो। तो मैं गालियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ या किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि पहले किसी भी बात के ऊपर बोलने के लिए पहले प्लीज़ साइंटिफिकली उन बातों को इवैल्यूएट करो। सेकंड, मैं मीम पेजेस के बात करना चाहूँगा, क्योंकि मीम पेजेस खुद यही करते हैं। वो किसी ना किसी लड़की के लीक्ड फुटेजेस या लीक्ड कॉमेडी वीडियोस, या उस लड़की ने जो अपने बॉयफ्रेंड से शेयर किए होंगे और वो बॉयफ्रेंड ने के थ्रू उनको मिले होंगे, तो वो वीडियोस और मैसेजेस पे वो दीदी दीदी करके उनका मजाक उड़ाते और वो वीडियोस पोस्ट करते और उससे फेम कमाते अपने पेजेस पे। और जब ऐसी कोई बात होती है बॉयज़ लॉकर रूम जैसी, तो बड़े बड़े पोस्ट करके उन लड़कों को गाली देते, उनको रिपोर्ट करवाते मीम पेजेस, और बहती गंगा में हाथ धो लेते। और शाम को देखो तो फिर जाके उन्होंने किसी ना किसी लड़की के बारे में या किसी लड़की के वीडियोस पोस्ट किए होते, जो कि ऑब्वियसली उस लड़की ने इन मीम पेजेस को नहीं दिए थे। वो लड़की के वीडियोस स्टूपिडिटी करते हुए कहीं लीक हो गए होंगे ऑब्वियसली, और वही ये लोग पोस्ट करते, और बाद में फिर ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स इनके दिख जाते हैं कि ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात को समझो, और किसी भी वे में किसी को भी क्रिमिनल या किसी को भी कंडेम करने के पहले साइंटिफिकली इवैल्यूएट करो बात को, क्योंकि आप लोगों की वजह से मीडिया, पुलिस, जज, कोर्ट सब लोग प्रेशराइज हो जाते हैं और कई बार गलतियां हो जाती है। कई बार कोर्ट में केस आने के पहले ही लोग जान दे देते अपनी आत्महत्या करके, जैसे कि मानव के साथ हुआ। तो प्लीज़ जनता को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कुछ बोलने के पहले अपने अंदर देखो और साइंटिफिकली उस बात को देखो, और जो सही है उसके साथ रहो।
जय श्री राम।